आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक के मॉड्यूल 2 पर बातचीत करेंगे। मॉड्यूल 2 का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य के इतिहास दर्शन पर बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि इतिहास दर्शन क्या है। लेकिन एक बात व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन का व्याख्यान सुन रहे हैं तो उसकी बेहतर समझ के लिए इसके पहले मॉड्यूल 1 का जो व्याख्यान है इतिहास एवं साहित्य के इतिहास का अंतः संबंध, उसे भी आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पर। और उससे पहले हम थोड़ा यह समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास दर्शन क्या है। इतिहास दर्शन पद आजकल बहुत चर्चित पद है, ये चर्चित नाम है, लेकिन यह सुनने में जितना सहज है, इसे यदि परिभाषित किया जाए तो यह उतना ही जटिल भी है। 18वीं सदी में सर्वप्रथम वॉल्टेयर ने इस शब्द का प्रयोग इतिहास को वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक अर्थ प्रदान करने के लिए किया था। हीगल ने 18वीं सदी के अंत में सर्वप्रथम इतिहास के संबंध में दर्शन का प्रयोग किया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 20वीं सदी में इसे एक विशिष्ट दर्शन या इतिहास सम्मत अर्थ में ग्रहण किया जाने लगा। अब आइए हम इस विषय की और भी अधिक व्यापक बेहतर समझ के लिए विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हैं। मारिटेन ने कहा था कि इतिहास दर्शन तत्व दर्शन का अंग नहीं है, जैसा कि हीगेल का विचार था। जाहिर सी बात है कि विभिन्न विद्वानों के विचारों में उनकी अपनी समझ और विभिन्न आयामों को रेखांकित करते हुए उनकी परिभाषाओं में हमें अंतर देखने को मिलता है। लेकिन इन सब अंतरों के आधार पर ही हमें अपनी भी दृष्टि विकसित करनी चाहिए। डॉक्टर शिव कुमार ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन में इसे बहुत बेहतर तरीके से परिभाषित किया है। वे लिखते हैं, इतिहास दर्शन भी दर्शन शास्त्र का ही अंग है तथा इसका उद्देश्य मानव समाज के
ऐतिहासिक मूल्यों एवं लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त करना भी है, परंतु इस आधार पर इसे नीति दर्शन का नाम देना युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इतिहास दर्शन वस्तुतः नैतिक आदर्शों, मूल्यों तथा उद्देश्यों से संबंधित न होकर इतिहास धारा की गति एवं लक्ष्य को समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार इसका स्वरूप नीतिपरक न होकर विज्ञानात्मक है तथा यह वैज्ञानिक दर्शन है। जाहिर है डॉक्टर शिव कुमार ने इसे एक वैज्ञानिक दर्शन माना है और यह अपने आप में बहुत ही तार्किक परिभाषा है, क्योंकि आप जब विभिन्न आयामों को देखिएगा साहित्य के दर्शन से संबंधित, तो आप देखेंगे कि उसकी वैज्ञानिकता बहुत ही प्रामाणिक है, क्योंकि तमाम काल क्रम के आधार पर और जो साहित्य इतिहास की घटनाएं हैं जिसका जिक्र प्रथम मॉड्यूल में किया जा चुका है, क्रमबद्ध तरीके से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि डॉक्टर शिव कुमार ने जिस वैज्ञानिकता की बात कही है वह अक्षरशः सत्य है। इसी क्रम में आइए हम गणपति चंद्र गुप्त की भी परिभाषा को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह परिभाषा दी हुई है। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग करते रहे हैं तथा ये दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहे हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई है, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। अस्तु इतिहास संबंधी इन्हीं विचारों या धारणाओं को समूह रूप में इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जाती है। अब आइए हम सीधे आपको लिए चलते हैं साहित्य का इतिहास दर्शन की ओर। साहित्य का इतिहास दर्शन क्या है? यह भी एक जटिल विषय है। इसे समझने के लिए हमें नलिन विलोचन शर्मा की उस परिभाषा पर गौर करना चाहिए जो उन्होंने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक, इस विषय पर बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक साहित्य का इतिहास दर्शन में लिखा है। शर्मा जी लिखते हैं, साहित्य के इतिहास में युग विशेष की परिकल्पना इस आधार पर ही संगत सिद्ध होती है कि उसमें साहित्यिक आदर्श की कोई परिपाटी सर्वातिशायी हो। इस परिभाषा से ऐसी धारणाओं का निराकरण होता है कि युग का केवल तत्व शास्त्रीय अस्तित्व होता है या कि युग एक शाब्दिक बिल्ला भर है। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की यह परिभाषा इस विषय में बहुत ही सुप्रसिद्ध है। अब नलिन विलोचन शर्मा के इस परिभाषा के बाद हम पुनः नगेंद्र की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि साहित्य का इतिहास दर्शन समझने के लिए और इसकी परिभाषाओं को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों के विचारों को हमें आत्मसात करना होगा और उसके आधार पर ही अपनी समझ विकसित करनी होगी।
जैसा कि मैंने अभी कहा है आपको कि नलिन विलोचन शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से इसकी एक बेहतर परिभाषा देते हुए कहा कि यह युग का एक शाब्दिक बिल्ला भर है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए गणपति चंद्र गुप्त की उस परिभाषा को देखेंगे, या कहें तो उनके विचारों को हम देखेंगे जो साहित्य के इतिहास दर्शन के संबंध में उन्होंने व्यक्त किया है। सामान्यतः इतिहास शब्द से राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास का ही बोध होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका इतिहास से संबंध न हो। अतः साहित्य भी इतिहास से असंबद्ध नहीं है। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। वैसे देखा जाए तो साहित्यिक रचनाएं भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न नहीं हैं, अपितु वे विशेष वर्ग के मनुष्यों की विशिष्ट क्रियाओं की सूचक हैं। दूसरे शब्दों में साहित्यिक रचनाएं साहित्यकारों की सर्जनात्मक क्रियाओं और प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। अतः उनके इतिहास को समझने के लिए उनके रचयिताओं तथा उनसे संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों और परंपराओं को समझना भी आवश्यक है। यहाँ एक बात स्पष्ट है, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से रेखांकित किया है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका इतिहास से संबंध नहीं हो। लेकिन आज चूंकि विषय है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तो जब साहित्य के इतिहास की भी बात होगी, उस इतिहास दर्शन की बात होगी, तो उसमें भी चाहे वह विभिन्न काल के कवियों की रचनाएं हों, विभिन्न कालखंडों के अलग अलग साहित्यिक जो सक्रियता है या साहित्यिक रचनाशीलता है, या विभिन्न रचनाकारों की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन्हें भी हम कालक्रम के आधार पर हम जब देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वहाँ भी इतिहास का संबंध है। इन्होंने कहा है कि साहित्यिक रचनाएं भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि हम साहित्य की जब बात करते हैं, साहित्य के विभिन्न कालों की जब बात करते हैं, उसके विभिन्न आयामों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि साहित्य में भी तमाम ऐसी रचनाएं जो ऐतिहासिक घटनाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि केवल उन रचनाओं की ही बात नहीं है कि वे किस आधार पर लिखी गई, बल्कि उनके रचयिताओं तथा उनसे जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों और परंपराओं की समझ भी आवश्यक है साहित्य के इतिहास दर्शन को समझने के लिए। क्योंकि कोई रचनाकार जब किसी कृति की रचना कर रहा होता है, चाहे वह कृति किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो, तो केवल उसमें
उसकी उस ऐतिहासिकता का ही समावेश नहीं होता, बल्कि उसकी जो वर्तमान समय की, जिस दौर में वह रचनाकार लिख रहा होता है, उसकी जो व्यक्तिगत स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसे भी हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। हमें एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि प्रारंभ में जिस प्रकार विभिन्न राजाओं महाराजाओं के चरित्रों को उनके ऐतिहासिक क्रम में लिखना ही इतिहास कहलाता था, या कहने का तात्पर्य यह है कि वही पर्याप्त समझा जाता था, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में भी हमने देखा है कि पहले केवल रचनाकारों के बारे में थोड़ी बहुत व्याख्या कर देना, उनकी रचनाओं की, उनका परिचय दे देना, यही पर्याप्त समझा जाता था। लेकिन 20वीं सदी में आते आते इस अध्ययन में, हिंदी साहित्य के अध्ययन की बात कीजिए आप, चाहे हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन की बात कीजिए, इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ और साहित्य का इतिहास दर्शन अब एक व्यवस्थित रूप से सामने आने लगा। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, प्रारंभ में जिस प्रकार राजनीतिक इतिहास में राजाओं के जीवन चरित्र एवं राजनीतिक घटनाओं को संकलित कर देना पर्याप्त समझा जाता था, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में भी रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय ही पर्याप्त होता था। किंतु ज्यों-ज्यों इतिहास के सामान्य दृष्टिकोण का विकास होता गया, त्यों-त्यों साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण में भी तदनुसार सूक्ष्मता व गंभीरता आती गई। इस बात पर विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूँ कि ज्यों-ज्यों इतिहास के सामान्य दृष्टिकोण का विकास होता गया, त्यों-त्यों साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण में भी तदनुसार सूक्ष्मता व गंभीरता आती गई। यद्यपि इतिहास के अन्य क्षेत्रों की तुलना में साहित्य का इतिहास दर्शन एवं उसकी पद्धति अब भी पिछड़ी हुई है, किंतु फिर भी समय समय पर इस प्रकार के अनेक प्रयास हुए हैं जिनका लक्ष्य साहित्य इतिहास को भी सामान्य इतिहास के स्तर पर पहुंचाने का रहा है। अर्थात बदलते समय और साहित्य के नए नए आयामों को रेखांकित करते हुए आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं, वहाँ हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास अब एक बहुत ही सुव्यवस्थित रूप ले लिया है। उसका एक दर्शन भी विकसित होता गया है। विभिन्न दर्शनों से किस प्रकार वह प्रभावित है, यह भी आप सब साहित्य का इतिहास दर्शन को पढ़ते हुए देख और समझ पाएंगे। अब थोड़ी सी बात साहित्य की विकास प्रक्रिया की। साहित्य की विकास प्रक्रिया का अध्ययन करते समय हमें मुख्य रूप से इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो और भी
बहुत सी बातें हैं, लेकिन खास मुख्य रूप से सर्जन शक्ति अर्थात साहित्यकार की प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व, परंपरा, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराएं, क्योंकि किसी भी साहित्य के इतिहास की बात हो या साहित्य के दर्शन की बात हो, उसमें उस साहित्य की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं भी निहित होती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन को समझने के क्रम में और साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के क्रम में हमें उन परंपराओं पर ध्यान देना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। तो ये जो मुख्य बिंदु साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के क्रम में मैंने आपसे साझा किया, इसे बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। जाहिर है आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पर बातचीत कर रहे हैं, तो दर्शन क्या है इस पर भी थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। दर्शन एक मशाल की तरह है। जैसे अंधेरा है, अंधेरे में हमें रोशनी चाहिए, हमें रास्ता ढूंढना है, तो उस अंधेरे में हमें मशाल की जरूरत होगी। दर्शन भी एक मशाल की तरह है जो साहित्य को भी और इतिहास को भी राह दिखाता है। उसी क्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन को समझने के लिए उन सभी तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है जो साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं उससे संबंधित पूर्व परंपरा युगीन वातावरण इत्यादि पर प्रकाश डालते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात कही है, उस पर गौर करना चाहिए। वे कहते हैं, जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गुत्थी उपयुक्त मालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। यह बात अलग है कि शुक्ल जी ने जो यह कहा है वह मिस्र बंधुओं और ग्रियर्सन की थोड़ी सी उपेक्षा इसमें दिखती है, या यूं कहे कि थोड़ा सा
व्यंग भी है, लेकिन ग्रियर्सन का अपना एक अलग महत्व है। नलिनीलोचन शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साहित्य का इतिहास दर्शन में तमाम विभिन्न आयामों की चर्चा करते हुए बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से यह स्पष्ट किया है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के सूत्रपात का श्रेय ग्रियर्सन को मिलना उचित है। अब तक हमने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पर तमाम विद्वानों के विचारों को देखा। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार साहित्य का इतिहास दर्शन समय, काल और परिवेश के अनुसार प्रभावित होता रहा है और उसका लेखन होता रहा है। हमने यह भी समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार न केवल किसी रचनाकार की कृति को, बल्कि उस रचनाकार की उस रचनाकार का जो परिवेश है, उस परिवेश की भी समझ हमें किस प्रकार आवश्यक है, इन सब मुद्दों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब तक जो चर्चा हुई उस पर आप यदि नज़र डालें तो देखेंगे कि मुख्य रूप से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन को समझने के लिए साहित्य की विभिन्न परंपराओं और उसकी विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक परिस्थितियों की समझ रखना भी आवश्यक है। क्योंकि यदि हम विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों की समझ न रख पाएं, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों की समझ न रख पाएं, तो साहित्य के इतिहास दर्शन को हम समग्रता में नहीं समझ सकते। इसलिए इन सभी मुद्दों पर व्यवस्थित रूप से समझने की आवश्यकता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे विषय पर।